नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस सर्कल पर। आपने वीडियो के थंबनेल को देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जी हाँ, काफी दिन हो गए थे, मैं भी कई सारे वीडियोस देख रहा था लगातार और फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना दूं कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, साथ साथ और भी कई चीजें बताऊंगा जो आपके प्रिपरेशन के हिसाब से या फिर आपके आगे की पढ़ाई को लेकर काम की हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और लास्ट में आप सभी के लिए, कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट है उन सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपके काम की चीज आपको इसमें बहुत सारी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम पेपर एनालिसिस करेंगे और आपको आगे का रास्ता भी मैं बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपके कितने भी मार्क्स हो, आगे की आपके फर्दर स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एंड तक देखना। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको अभी कर लीजिए, क्योंकि कई सारे काम की इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसके ऊपर आने वाली है ना। चाहे वो पीवाईक्यू एनालिसिस हो, करंट अफेयर्स हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के वन शॉट वीडियोस हो, कई काम की चीजें आपको इस पर मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर लेना। और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है @डिफेंस सर्कल, उसको भी आप फॉलो कर लेना। उसी के ऊपर जो भी काम की अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। साथ में मैंने क्या करा है, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू कर दिया है टेलीग्राम के ऊपर। तो कई सारे बच्चे उसको आंसर भी करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम के पहले ज्यादा से ज्यादा मैं पीवाईक्यूज वहां पर अपलोड करूँ। अभी मैंने शुरुआत करी सीडीएस के हिस्ट्री वाले पोर्शन से। अगर आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको सीडीएस में हिस्ट्री के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स के अगर चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं और क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 क्वेश्चन दिन के बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब हमारे आज के जो टॉपिक है उसको डिस्कशन शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस वीडियो में हम पेपर को एनालाइज करेंगे। 2025 का जो पेपर 1 था वो किस तरीके का था, उसमें क्या क्या बातें थी, काम की क्या है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ कितना हो सकता है 2024 के कट ऑफ से, इसको कंपैरिजन करेंगे। और पेपर के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए कई सारे बच्चों के जो रिव्यूज आए मेरे पास, उनको ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो कट ऑफ है वो आपको बता सकूं। वे फॉरवर्ड क्या है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। उस मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आप आगे का रास्ता आपका क्या हो, है ना, आपको प्रिपरेशन कहां पर करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा इस वीडियो में, जो मैं आपको थोड़ी सी हिंट ऑलरेडी दे चुका हूं। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए काम की लास्ट में एक बात होगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपके काम का यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए हमारे वीडियो के टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेपर एनालिसिस। तो इस बार का पेपर कैसा था, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए, है ना, इस एरिया से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए। और फिर डिटेल में हर सेक्शन को हम थोड़ा सा और अच्छे से बाइफरगेट करके उसको डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस बार अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी से आपके 9 क्वेश्चंस आए हैं, है ना। और उन क्वेश्चंस का अगर आप लेवल देखोगे तो मॉडरेट टू टफ है। अब ये मॉडरेट टू टफ मैं क्यों कह रहा हूँ, ये लेवल की बात हम आगे थोड़ा सा इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देना चाहता हूँ। उसके बाद पॉलिटी, इसकी बात करें तो पॉलिटी में आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन देखने को मिले। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी में भी 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार अगर आप देखोगे तो ये दोनों मिलाकर ही 15 क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर 16 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पेपर की जो टफनेस है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर दोनों को मिलाकर आप देखोगे तो 17 क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हिस्ट्री में मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट तीनों हिस्ट्री शामिल है ना। अगर आप इसके लेवल की बात करोगे तो ये भी मॉडरेट टू टफ लेवल की थी। अभी हम और डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको और ज्यादा पता लगेगा, है ना। यहाँ पर अगर पॉलिटी की बात करूं तो नॉर्मली पॉलिटी के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन इस बार क्या रहा था, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। वो क्यों थे मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और 13 क्वेश्चन में से ज्यादातर अगर आप बात करोगे तो ज्यादातर मुश्किल सवाल थे, है ना। कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वहां से आपको पूछे नहीं गए, ज्यादातर मुश्किल सवाल आपको देखने को मिले। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिले हर बार की तरह। मैंने पहले भी आपको बताया था कि साइंस में जनरली ये ट्रेंड होता है कि 10-10 क्वेश्चन तीनों सेक्शन से पूछे जाते हैं, चाहे वो आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। तो इस बार भी उन्होंने तीनों से बराबर 10-10 क्वेश्चन पूछे हैं। हमेशा की तरह इनका लेवल भी आपको देखने को मिला, है ना। 30 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिले। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें दोनों को मिलाकर सिर्फ 15 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन 20 के आसपास होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा नंबर कम हुआ है।
इसको मैं मॉडरेट टू टफ बोल रहा हूँ, इसका एनालिसिस मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये मॉडरेट टू टफ क्यों है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर सेक्शन की हम बात करें तो इस बार थोड़ा सा कुछ नया आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। जैसे कि आप देखोगे तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस वाले सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी थे, है ना। कंप्यूटर की बेसिक, एक एमबी में सॉरी एक टीबी में कितने एमबी, शायद ये भी एक क्वेश्चन था। सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो पूछी गई थी, फोर्ट्रेन। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो काफी आसान था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो तो आपने आसानी से इसको बना दिया होगा। फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी काफी इजी थे, ये भी 5 क्वेश्चन एकदम हलवा की तरह थे। अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत कभी ना कभी पढ़ा होगा तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, उसकी बात हम करें तो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इनको हम थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर आपने स्कीम्स के बारे में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर ये सवाल आपके लिए मुश्किल थे। साइंस एंड टेक के 2 क्वेश्चन थे, है ना, इजी टू मॉडरेट आप इनको बोल सकते हो। जैसे एक जीआईएस का क्वेश्चन था, काफी इजी था, और एक कोई डेटा से रिलेटेड था, है ना, मेरे को रजिस्टर्ड डाटा ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसको आप मॉडरेट या फिर मुश्किल कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन उसके ऑप्शन को अगर आप देखकर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर उसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजी वो क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए मैं इनको इजी टू मॉडरेट बोल रहा हूँ। डिफेंस एक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बारे में पूछा गया था, और करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में मैं रख सकता हूँ। इसका कारण ये है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2023 के भी यहाँ पर पूछे गए, या फिर पुराने क्वेश्चन भी पूछे गए। इसी कारण कई सारे जो पंडित हैं, है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मान रहे हैं इस बार का जो करंट अफेयर था थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था और थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, तो उनको मैं मिसलेनियस कैटेगरी में रखूंगा और इनको हम टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखेंगे। इस तरह से आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 125 होते हैं, और कुल मिलाकर अगर आप पेपर का लेवल देखोगे तो इसको आप मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में दिखेंगे। इसी वजह से पूरा मार्केट में वो हल्ला मचा हुआ है कि इस बार का जो पेपर है काफी मुश्किल था, यूपीएससी ने इस बार धोखा कर दिया हमारे साथ। तो कोई धोखा वोखा नहीं हुआ है। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ती है, उसके जो क्वेश्चन है उनका लगातार लेवल क्या होता है, अप होता जाता है, नॉर्मल टेंडेंसी होती है। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो जो कन्वेंशनल पेपर्स आते थे पहले सीएपीएफ के, उससे थोड़ा सा अलग सीएससी की तरफ आपको टिल्टेड इस तरीके का इस बार का जो पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। अब इस साल का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों माना जा रहा है, इसके कुछ कारण है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला जो कारण है कि इस बार का जो पेपर है वो एकदम अनकन्वेंशनल है। इसको मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये अपरंपरागत पेपर क्यों आया है ना, अनकन्वेंशनल क्यों है, इसका क्या कारण है। सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे, फिर बताना आप कि वाकई में ये अनकन्वेंशनल है या फिर नहीं है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि इस बार का जो पेपर है यूपीएससी सीएससी के जो एस्पिरेंट्स है उनको काफी हेल्प करता रहेगा, क्योंकि इस बार के क्वेश्चंस उसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे जैसे नॉर्मली सीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वैसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है वो उस एरिया उस लेवल के आपको दिख जाएंगे। उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक, जब मैंने आपको एक पेपर 1 को कैसे अटेम्प्ट करना है उसका एक वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको हिंट दी थी इस बार हो सकता है यूपीएससी सीएससी में जैसे टेक्निक यूज करती है यूपीएससी, वैसे आपको क्वेश्चन सीएपीएफ में भी देखने को मिले। और यहाँ पर जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसको हटाने के लिए जो कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सैंपल अभी बताऊंगा, उनको भी यहाँ पर एक तरीके से यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है। तो उस वजह से भी पेपर क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको दिख रहा होगा। इस बार का जो करंट अफेयर्स है वो भी थोड़ा सा मुश्किल था, और भी कई सारे आपके रीजंस हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि सर मुझे इस बार का पेपर इस कारण से टफ लगा, है ना। बाकी जो कन्वेंशनल आपके सब्जेक्ट्स है वहां से क्वेश्चन कम हो गए, जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी से, तो उस वजह से भी आपके जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा टफ लग सकते हैं। तो ये सारे रीजंस थे मेरी तरफ से जो मैंने थोड़ा बहुत पेपर को एनालाइज करा, उसके बाद मुझे ये सारे कारण दिखे। अब हम एक एक करके, जो पहला कारण है अपरंपरागत, यानी कि जो आपका इस बार का पेपर था वो अनकन्वेंशनल क्यों था, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर उनके कितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने लिख रखा है, और उसके अंदर कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है ये भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो अगर आप देखोगे हिस्ट्री से इस बार टोटल 17 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उन 17 में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है आपको एंशिएंट हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। नॉर्मली यूपीएससी किसी भी एग्जाम में जो हिस्ट्री का सेक्शन आता है वहां पर जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो आपको एंशिएंट और मिडाइवल इन दोनों के मिलाकर 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि ये इस बार का जो पेपर था थोड़ा सा अलग था, है ना। ये मामला थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो मिडाइवल के क्वेश्चन थे उसमें जैसे ट्रेवलर्स के बारे में पूछा गया था, कौन कहाँ से आया था, उसके पीरियड में क्या क्या बातें हुई थी, है ना,
इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की अगर आप बात करोगे तो काफी मुश्किल सवाल थे वहां पर। कुछ लिटरेरी वर्क्स के बारे में पूछा गया था जिनके बारे में आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, उसकी रचना किसने करी है, वो किताब किसने लिखी है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से अगर आप देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो काफी कम हो गए, प्लस मिडाइवल और एंशिएंट के क्वेश्चन बढ़ गए। आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मुश्किल हो गए, टेम्पल वगैरह से कम क्वेश्चन पूछे, जो लिटरेरी वर्क्स है वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। इस वजह से जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो गया और आपको वो थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। और साथ में जो मॉडर्न वाला सेक्शन है वहां पर भी आपको एक से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। इस वजह से ये वाला जो पार्ट है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जैसे गांधी जी का या फिर जो हमारा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वहां से क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। उसके बाद गांधी जी का जो इन्वॉल्वमेंट है, अलग अलग जो लीडर्स हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछा जाता है। कई सारे इजी क्वेश्चन आते हैं, उनको हटाकर इस बार थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो गया हिस्ट्री में मामला। इस वजह से ये जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ दिखे होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से नॉर्मली 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो इस बार आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, है ना। और उस 9 क्वेश्चन में भी अनकन्वेंशनल क्यों इसको बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल जो एरिया होता है जो मॉर्फोलॉजी का, उससे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, है ना। 5 क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से भी ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके जो मॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन में वोल्केनो से पूछा गया, जैसे एक स्टेट ऑफ वोल्केनो वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा एक पोर्टहोल से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा वेदरिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो जो मॉर्फोलॉजी के जो क्वेश्चन थे काफी अच्छे लेवल के थे, और इनको आप बोल सकते हो कि यूपीएससी सीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो तैयारी होती है उसके लेवल के क्वेश्चन आप मान सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी के 2 ही क्वेश्चन थे, काफी इजी क्वेश्चन थे, आप बना सकते हो। इंडियन का एक ही था, और वर्ल्ड मैपिंग में एक क्वेश्चन था, वो भी काफी मुश्किल था। हिरोशिमा और नागासाकी के जो 2 शहर है वो कौन कौन से आइलैंड्स पर लोकेटेड है उनके बारे में पूछा गया था, जो नॉर्मली आप इसको मुश्किल सवाल मानोगे। तो इस तरीके से जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो भी थोड़ा सा आपका या फिर मॉडरेट टू टफ कैटेगरी की तरफ आप रख सकते हो। और यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी और जो वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन जहां पर ज्यादा क्वेश्चन हर बार आते हैं उनसे आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिले। इसी वजह से जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो भी आपका क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने 2 सब्जेक्ट आपको बता दिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी से यहाँ से भी काफी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बजट सेक्शन से आए थे, और बजट में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बजट में कितना आउटले था, ये वगैरह वगैरह, कितनी ग्रोथ रेट थी, है ना। 2019 में बजट में कौन सी स्कीम आई थी, क्वेश्चन तो ये आ गया था, है ना। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी वाला सेक्शन था वो भी काफी अनकन्वेंशनल था, है ना। बजट के डेटा को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उस वजह से हो सकता है आपके बजट वाले क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बजट से पूछे गए, जो काफी मुश्किल है याद करना। लेकिन अगर आपने बजट वाला सेक्शन अच्छे से कवर किया होगा तो ये आपसे अच्छे से बन गया होगा। इसके अलावा इलास्टिसिटी वाला जो सेक्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं जैसे महंगाई हो गया, है ना। इसके अलावा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह हो गया, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वहां से आपके क्वेश्चन काफी कम आए। इस वजह से इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है वो काफी टफ हो जाता है, और कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इस बार इकोनॉमी में काफी मुश्किल सवाल आ गए। तो बिल्कुल आपका जो एनालिसिस है वो एकदम सही है, इस बार इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है थोड़े से मुश्किल है, लेकिन अगर आपने बजट वाला सेक्शन अच्छे से कवर किया होगा तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हो गए होंगे। फिर अगली जो एरिया आता है वो आता है पॉलिटी का, और पॉलिटी में भी इस बार धोखा दे दिया यूपीएससी ने, है ना। ये तो काफी गलत, भाई साहब बहुत ही गलत बात हो गई ये तो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम मानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एक्सेट्रा, इन सारे एरिया से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो पॉलिटी है उसमें पहली बात तो ये कि काफी कम सवाल पूछे, और दूसरी बात ये है कि जो सवाल पूछे वो भी काफी थोड़े से मुश्किल या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि 2 क्वेश्चन तो आपके एक्ट से ही आ गए, है ना। उसके अलावा आर्टिकल 74 थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, उसके काफी डिटेल्स पूछ ली गई थी। इसके अलावा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें यूके के जो सीएजी है उसको इंडिया के सीएजी से कंपेयर कर लिया था, तो वो वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ना। उसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से नॉर्मली आर्टिकल पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार कमिटीज है उनने क्या क्या रिकमेंडेशन करी उससे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये काफी मुश्किल सवाल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन आसान था, और एक सिक्किम प्रजामंडल करके उसकी शुरुआत किसने करी थी, ये वाला क्वेश्चन भी काफी मुश्किल आप मान सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चन एक तो काफी कम हो गए, और जो क्वेश्चन आए वो भी जो ट्रेडिशनल पार्ट्स होते हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज वगैरह, वहां से ना आकर थोड़े से मुश्किल एरिया से क्वेश्चन आपके पूछे गए। इस वजह से जो पॉलिटी वाले सेक्शन
नॉर्मली बच्चों को काफी अच्छे मार्क्स दिलाता है, वो इस बार आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसके बाद करंट अफेयर्स वालों की तो काफी मुश्किल हो गई, इस बार तो उनके घोड़े बिक गए। क्यों? वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको एक सेकंड अगली स्लाइड पर ले चलूं, उससे आपको बताऊंगा, है ना। हर बार की तरह काफी इजी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में, लेकिन इस बार आपके काफी मुश्किल सवाल आ गए, है ना। इजी क्वेश्चन कैसे? हर बार आते हैं, मोदी जी को कौन सा मेडल मिला, कहां पर मिला, मोदी जी ने कहां की यात्रा करी, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट यात्रा करते थे, वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आ गए, है ना। डिफेंस एक्सरसाइज कहां पर हुई, किसके बीच में हुई, कैसे हुई, ये सारे क्वेश्चंस आपके नॉर्मली करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो वैसे स्कीम्स को मैं अलग ही सेक्शन के अंदर रखता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना। तो वहीं से 6 क्वेश्चन आ गए। अब ये कभी ना कभी न्यूज में रहती है, तो उसको आप करंट अफेयर्स मान लो। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी काफी अनकन्वेंशनल है, काफी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा, जर्मनी का जो चांसलर है उसके इलेक्शन के ऊपर पूछ लिया। अब वहां की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कौन से उनके अलायंस में शामिल है, ये सारा आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से कुछ मुश्किल सवाल आपके करंट अफेयर्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको स्कीम से देखने को मिले, जैसे आपने सुना होगा जल जीवन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंडिया और पोलैंड के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन था, भारतमाला के ऊपर क्वेश्चन था, पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन था वो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो काफी इजी क्वेश्चन थे, मतलब काफी मुश्किल सवाल थे स्कीम्स के। और अगर वहां पर आपने एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर वो वाला सेक्शन अगर अटेम्प्ट किया होगा, तो करंट अफेयर्स प्लस स्कीम मिलाकर आपके 15 से 20 क्वेश्चन बन सकते थे, अगर आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया था। लेकिन हर बार की तरह जो इजी क्वेश्चंस आते हैं वहां से इस बार करंट अफेयर्स में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। ज्यादातर क्वेश्चन आपके थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। तो अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर इस बार आपको मुश्किल हो सकती है ना। तो यही मैंने आपको बता दिया, है ना। अब एक आता है कि सर सारे ही सेक्शन अगर मुश्किल थे, सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मॉडरेट थे, तो फायदा किसको मिला, है ना। इस तरीके से पेपर तो सभी के लिए मुश्किल है। तो बिल्कुल ज्यादातर लोगों के लिए, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है, उनके लिए पेपर मुश्किल था। लेकिन कुछ महाशय, कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिनको इस पेपर ने काफी फायदा दिया है ना। अब वो कौन कौन है? अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए। जैसे कि जिनका भी साइंस बैकग्राउंड है, अगर किसी भी व्यक्ति की, मैं हमेशा बोलता था कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है, फिर भी आपको जो बेसिक पीवाईक्यूज हैं साइंस के, वो सॉल्व करके जाना है। और लगभग 15 से 20 के बीच में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, है ना। 15 क्वेश्चन के आसपास आपके साइंस में अगर सही है तो फिर भी आपको एक एज मिल जाएगा नॉर्मल कैंडिडेट से। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड ही साइंस है तो फिर तो आप 25 के आसपास यहाँ पर सही सवाल कर सकते हो, है ना। तो 30 क्वेश्चन सीधे सीधे साइंस से आए, तो जिसका भी साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए बहुत फायदा है। साथ में अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो इस बार मैथ्स से काफी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आए ज्यादातर। हर बार आप देखोगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपको दिखते हैं, लेकिन इस बार रीजनिंग से 2 ही क्वेश्चन आए। इस वजह से मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो गया, और मैथ्स के अंदर भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। मेरे जो फ्रेंड है जिनसे मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, उनका ऐसा मानना था कि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा था उसमें। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आप एसएससी के पेपर वगैरह देते हो या फिर सीपीओ की एग्जाम देते हो, तो वहां पर आपका मैथ्स वाला सेक्शन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो साइंस और मैथ्स जिसका बैकग्राउंड है, उनको यहाँ पर सीधे सीधे 45 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और उनको इस एरिया के अंदर काफी एज मिल जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो सीधे सीधे 5 सवाल इन्वायरमेंट के आपके सही हो जाएंगे, और कंप्यूटर और आईटी के भी 5 सवाल, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 125 में से लगभग 55 क्वेश्चन आपको इसी एरिया से देखने को मिले थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का साइंस, मैथ्स, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर ये सब सवाल अच्छे हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने आम कैंडिडेट्स की तरह जो एक गधा हमाली होती है वो नहीं करके एक स्मार्ट अप्रोच अपनाया होगा, और इन सारे एरियाज को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, और उसका रिजल्ट आपको अपने मार्क्स में दिख भी रहा होगा। कमेंट में जरूर मेंशन करना जिन भी स्टूडेंट्स का ये वाला सेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उनको कैसे मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाकर एक बार मैच कर लेना, और जो मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा वो भी हमारी जो आंसर की है उसी के बेसिस पर होगा, है ना। चलिए, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। अब थोड़ा सा काम की बात करते हैं, कट ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल का कट ऑफ कितना था, और उसके बाद आप इस बार आपका मार्क्स कहां पर आ रहे हैं और आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, उसके बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर आप देखोगे तो पिछली बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो काफी ज्यादा थी, 500 प्लस थी, तो उस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चले गया था। लेकिन पेपर 1 इतना मुश्किल नहीं था, तो आप बोल सकते हो कि अभी मैं थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बैलेंस आउट कैसे होगा। तो पिछली बार का सीधे सीधे मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ।
तो जनरल कैटेगरी का अगर आप कट ऑफ देखोगे पिछली बार का तो 98 के आसपास था, ईडब्ल्यूएस 86 के आसपास, ओबीसी वो भी 98 के आसपास, ओबीसी और जनरल का दोनों का नॉर्मली सीएपीएफ के एग्जाम में सेम ही जाता है, एससी का 85 के आसपास और एसटी का 86। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ओबीसी और ओबीसी और जनरल इन दोनों का 98 के आसपास, ईडब्ल्यूएस और एसटी इन दोनों का 86 के आसपास, और जो सी कैटेगरी है उनका सबसे कम 85 के आसपास आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये पिछले साल का कट ऑफ था। लेकिन जो कंबाइंड कट ऑफ है पेपर 1 और पेपर 2 का, दोनों का मिलाकर जो आपको क्लियर करना है ना, रिटन स्टेज अगर आपको क्लियर करना है तो उसका जो कट ऑफ है 182 था, है ना, 182 प्लस, यानी कि इस बार आपके जो क्वेश्चन है दोनों पेपर का मिलाकर 100 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, 190 प्लस होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, अगले लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। तो ये पेपर 1 में कम से कम ये मार्क्स आपके होने चाहिए पिछले साल के हिसाब से। अभी इस साल आपके कट ऑफ कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बार हमने देखा पेपर का जो लेवल है वो काफी मुश्किल था, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो भी थोड़ी सी कम है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी है उनको पेपर का जो लेवल था उसने एक तरीके से क्या कर दिया, बैलेंस आउट कर दिया है मेरे हिसाब से। तो उस वजह से इस बार का जो कट ऑफ है वो भी पिछले बार के आसपास ही रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा आप मान सकते हो। तो मेरी आप सभी को सलाह, मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताऊंगा, आप इसमें प्लस माइनस 3 लगा लेना, है ना। तो 100 प्लस 3 या माइनस 3 इसके आसपास आपके नंबर है, या फिर आप इसको +5 भी कर सकते हो, -5 भी कर सकते हो। जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का तो आप कुछ मत करो, अगली जो स्टेज है उसकी तैयारी में लग जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 90 के आसपास उसमें +-3 लगा लेना, अगर आपके हो रहे हैं तो आप बिल्कुल अगली स्टेज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। उसके बाद एसटी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 85 +-3 लगा लेना, है ना, माइनस तो नहीं जाएगा। 85 से 90 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप आगे की जो आपकी तैयारी है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। प्लस वाली साइड ही रहना आप, यहाँ पर है ना 100 प्लस, 90 प्लस, 85 प्लस। तो इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आप बिल्कुल अगली स्टेज की तैयारी करो। एग्जैक्ट मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बता सकूं, लेकिन अगर आप इस बॉर्डर के आसपास हो तो अगली स्टेज की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। लेकिन बॉर्डर वाले क्या करें, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो क्या करें, और जिनके बहुत कम मार्क्स हैं वो क्या करें, उनके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए, के लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आप सभी के मार्क्स 100, 90 और 85 जो अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको बताई उससे कम आ रहे हैं तो आपको अभी से ही जो आपका अगला अटेम्प्ट है 2026 उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और उसकी तैयारी से रिलेटेड कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करता रहता हूँ हमारे चैनल के ऊपर, और उसका जो कोर्स वगैरह, बैच वगैरह वो भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे ये टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों का ही जो हैंडल है वो ये है @डिफेंस सर्कल। अगर आप सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, यानी कि मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। सर्कल में CIRRCLE, इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा कैच है तो आप इसको पकड़ लेना। तो डिफेंस सर्कल की स्पेलिंग ये आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल टेलीग्राम भी आपको मिल जाएगा और यूट्यूब पे चैनल भी आपको मिल जाएगा। लोगो आप ये वाला जो साइड में लोगो लगा हुआ है डिफेंस सर्कल, ये आपको मिल दिखे तो आप समझ लेना ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। तो अगर आपके स्कोर अगर इससे कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, आगे की तैयारी शुरू करना है, हमसे कनेक्ट होना है। तो आप हमसे हो सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से थ्रू, अलग अलग तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, वो मैं आपको नंबर भी आगे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप बाउंड्री पे हो तो साथ में क्या करो, अभी से किसी का वेट ज्यादा होगा तो वेट लूज करना शुरू कर दो, हो सकता है आपका नंबर आ जाए। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की शुरुआत कर दो, क्योंकि उसमें भी आपको लगभग 13 फीट के आसपास जंप करना पड़ता है ना। 100 मीटर और 800 मीटर दौड़ना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। शॉर्टपुट तो काफी इजी होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप मतलब आपके अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना, 110 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको टेंशन ही नहीं लेना है ना। उससे ऊपर वालों को तो बिल्कुल पीईटी जो आपकी अगली स्टेज है उसकी तैयारी करना है, और उसके लिए आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर के ऊपर, या फिर डिफेंस सर्कल को फॉलो कर आपको वहां पर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे रहते हैं, वहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। या फिर वीडियो में आगे मेरे नंबर भी मिलेंगे एक स्लाइड के ऊपर, वो भी आप वहां पर उसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और बाउंड्री वालों को क्या करना है, बाउंड्री वालों को अगले जो पेपर है 2026 वाला जो अटेम्प्ट है उसकी तैयारी करना है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग सीडीएस आईबी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी प्रिपेयर करो साथ में, और साथ के साथ आपका जो फिजिकल है वो भी तैयारी करना शुरू कर दो। जिनके 110 या उससे ज्यादा है वो तो बिल्कुल फिजिकल में लग जाओ, बिल्कुल आपको नहीं सोचना है, आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेज के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। जिनके नंबर बहुत ज्यादा कम है उनको किसी गुरु की शरण में आ जाना चाहिए, है ना। अगर आपको तैयारी में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता हो
आपको अगले साल के लिए जो प्रिपरेशन है अभी से शुरू कर देनी चाहिए, अगर आप सीरियस हो तो। नहीं हो तो फिर अगले साल फिर इसी तरीके के कट ऑफ के वीडियो देखना, और अगली तैयारी के लिए जो स्ट्रेटेजी है उनकी वीडियोस आप देखते रहना। अगले साल की तैयारी अभी से ही कैसे करें उसका स्ट्रेटेजी का एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पे कई सारे आपको काम के कंटेंट मिलते रहेंगे। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको सारा गाइडेंस चाहिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, है ना। भी मैं बहुत जल्दी मेरे पेजेस भी अनाउंस करने वाला हूँ सीडीएस सीएपीएफ वगैरह के लिए, तो जल्दी आपसे कनेक्ट होना चाहूंगा मैं भी। 9669799459 ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। कॉल मत करना, मैसेज करना, फिर मैं आपको जब भी टाइम दूं तब कॉल करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, आप कोर्स नहीं भी ले रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तैयारी में, कोई गाइडेंस चाहिए लाइफ में, तो आप मुझसे इस नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। शर्त ये है कि अगर मैं फ्री रहूंगा तो ही फोन उठा पाऊंगा, लेकिन पहली कोशिश करना कि आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करो, मुझसे टाइम ले लो, उसके बाद मुझसे कनेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे यहाँ के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कट ऑफ एनालिसिस वगैरह के बाद मैं आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। आप सभी के लिए वो अनाउंसमेंट क्या है वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, लिख देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ 3 चीजें। एक तो करंट अफेयर्स के वीडियोस वीकली आएंगे, डेली मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वीकली में सेक्शन वाइज आपको बता दूं, करंट अफेयर्स के अलग अलग वीडियोस आएंगे, एक वीक का पूरा उसमें वीडियो होगा। जैसे एक सब्जेक्ट में मैंने मान लो ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन न्यूज में है वो मैं आपको बता दूंगा, कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट अगर न्यूज में तो वो बता दूंगा। पॉलिटी में, गवर्नर न्यूज में, या फिर कहीं पर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट न्यूज में है तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसी तरीके से स्कीम का कोई वीडियो है तो सारे के सारे 6-7 दिन में जो भी स्कीम से न्यूज में थी वो सारे वीडियोस मैं आपको बता दूंगा। मेरा अप्रोच ये है कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊं ताकि एक जगह आपको पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाए, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर इस तरीके से नहीं, आप तो डेली वीडियो लाओ या जो भी हो। डेली वीडियो में टाइम वेस्ट आपका भी ज्यादा होता है, मेरा भी ज्यादा होगा, मेहनत भी ज्यादा होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीकली बनाऊं, मेरा जो वो वीकली की तरह है। आप बताओ, थोड़ा सा डिस्कशन करके देखते हैं, उसके बाद जैसा भी होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, वन शॉट वीडियो है ना। वन शॉट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, जिस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी का सबसे पहले वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, है ना। 4 सब्जेक्ट है मेरे रडार में, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी के अलग अलग सेक्शन है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और उसके अलावा आपका इकोनॉमी। तो इन चारों सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट का आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए। ज्यादातर डिमांड, बच्चों की डिमांड ये थी कि ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आप सबसे पहले वीडियो बनाओ। अगर आपको भी चारों में से जिस भी सेक्शन के ऊपर सबसे पहले वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। हिस्ट्री लिखा रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा हिस्ट्री वाला वीडियो चाहिए, ज्योग्राफी लिखा रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा ज्योग्राफी। इन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ अगर आपको मेंशन करना है कि इंडियन हिस्ट्री में भी मुझे मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए या फिर मिडाइवल चाहिए या फिर एंशिएंट चाहिए, ज्योग्राफी में इंडियन या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी चाहिए, मैपिंग चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी चाहिए, ओशिनोग्राफी चाहिए या फिर जियोमॉर्फोलॉजी चाहिए, तो जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। पॉलिटी का तो एक साथ ही बनेगा, है ना, और हिस्ट्री में इकोनॉमी का भी एक साथ बनेगा। तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, जो भी सीडीएस वाले हैं, सीएपीएफ वाले हैं, आपको एनडीए वाले कौन सा वीडियो सबसे पहले चाहिए। जिसके भी ज्यादा कमेंट होंगे सबसे पहला वीडियो मैं वही बनाऊंगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि जो पीवाईक्यूज है उनका एनालिसिस भी स्टार्ट करूं, है ना। तो पीवाईक्यूज में यहाँ पर ट्राई करूंगा कि जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, है ना, टॉपिक वाइज, सॉरी, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज। जैसे मान लो मैंने पॉलिटी डिस्कस करा, पॉलिटी में एक साथ हम जितने भी क्वेश्चंस आए हुए अलग अलग एग्जाम के अंदर, फॉर एग्जांपल सीडीएस के पीवाईक्यूज हमने डिस्कस करना शुरू करा, तो सीडीएस के पीवाईक्यूज में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे, जितने भी एक्ट से क्वेश्चन आए होंगे, उनको हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे या फिर उसके अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह प्रेसिडेंट से जितने क्वेश्चन आए उनको एक साथ, वाइस प्रेसिडेंट से जितना है, पार्लियामेंट से जितना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, इमरजेंसी प्रोविजन से, तरीके से उनको क्या करेंगे, एक एक सेक्शन वाइज हम उनको खत्म कर देंगे ताकि एक जगह आपको पूरा मटेरियल अवेलेबल हो जाए। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज में भी आपको सबसे पहला वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए, आप मुझे मेंशन कर देना, पीवाईक्यू और उसके आगे सब्जेक्ट लिख देना, और वन शॉट में वन शॉट और आगे सब्जेक्ट मेंशन कर देना। जिसमें भी ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसी के वीडियोस के लाता रहूंगा। और साथ में करंट अफेयर्स आपको मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त के पहले पहले मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगस्त महीने का मैं शुरू करूंगा, क्योंकि पुराने डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। अब आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उन्हीं को टारगेट करेंगे, और अगर आपकी ज्यादा डिमांड आई तो मैं कोशिश करूंगा सीडीएस के लिए पिछले 4-5 महीने के करंट अफेयर्स भी आपको डिस्कस कर दूं।
तो जैसा भी होगा आप कमेंट में मेंशन कर देना आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं और आपको किन किन टॉपिक से ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे जरूर बताना। और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। डिफेंस सर्कल हमारा ऑफिशियल हैंडल है, आप उसको फॉलो कर लेना, मुझसे कनेक्ट होना, मेरा नंबर शेयर कर लेना, सेव कर लेना और व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अच्छे से राखी मनाइए अपने घर वालों के साथ और कोई भी अगर बाहर रहता है अपने शहर के बाहर तो कोशिश करना अपने घर पहुंच जाओ। अगर बहुत ज्यादा दूर है आपका घर तो कहीं घूमने निकल जाना, लेकिन घर से दूर मत रहना, अच्छे से इस फेस्टिवल को एंजॉय करना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, है ना। थोड़ा सा मैं अगर आपको, एक सेकंड, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पेपर मैंने यहाँ पर रख रखा है ना। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, यूपीएससी ने इस बार एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया, तो वो कैसे एलिमिनेट करा मैं आपको बता देता हूँ। कैसे क्वेश्चंस थोड़ा सा इस बार पूछे यूपीएससी। एक सेकंड, थोड़ा सा आप वेट करना, कहां पर है क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखो, नॉर्मली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है ना, मैच द पेयर्स आते हैं, लेकिन इस बार क्या पूछा उन्होंने, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबोव आर करेक्टली मैच, है ना। एक सही है ना, एक मैच है, दो है, तीन है या फिर चार है। नॉर्मली इनको हम मैच द कॉलम की तरह इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस बार क्या करा यूपीएससी ने, एलिमिनेशन टेक्निक को ही क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और नॉर्मली अगर आपको एक पता होता था तो उसके थ्रू आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर कर अलग अलग जो पेयर्स हैं उनको मैच कर देते। लेकिन इस बार इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनका नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, इधर आप देखो, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी मुश्किल सवाल मैं मानूंगा। अब यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट, है ना। तो पहले क्या होता था, ओनली वन इज करेक्ट, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसे स्टेटमेंट आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस तरीके के जो नंबर है, इस तरीके जो जो ऑप्शन है उनका नंबर काफी बढ़ गया है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली 1 2 या फिर नन। तो ये जो क्वेश्चन है इनको एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी वजह से इस बार का जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। ये जो अनोटेड की आंसर की ये भी मैं आज शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको अच्छे से क्या कर लो, यहाँ पर लगा सको, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अनोटेड आंसर की है ये भी मैं आपको आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद जय भारत।